रतुआ रोग किस फसल से संबंधित है? रतुआ रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर में लिखिएगा गेहूं। रतुआ रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है रतुआ रोग। गेहूं में और एक रोग मैंने आपको बताया होगा, धब्बा या स्मिट रोग। किसमें लगता है? गेहूं में लगने वाला। सोनालिका किसकी उन्नत प्रजाति है? गेहूं की। सोनालिका के अतिरिक्त एक और पढ़ रखी होगी आपने, कल्याण सोना। सोनालिका और कल्याण सोना दोनों किसकी प्रजातियां हैं? गेहूं की। गेहूं की प्रजातियां। आप मुझे भारत के कौन से वो राज्य है, 2-3 ऐसे नहीं बता रहे, आप नाम गिना दो जिन राज्यों को कहा जाता है भारत का ब्रेड बास्केट। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और एक हरियाणा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई कि किस नदी घाटी को ब्रेड बास्केट कहते हैं? रेड नदी घाटी। रेड नदी घाटी कहाँ है? कनाडा में। रेड नदी घाटी को ब्रेड बास्केट बोलते हैं और रेड नदी घाटी है कनाडा के अंदर। और पढ़ाया कि किस प्राकृतिक प्रदेश को कहा जाता है ब्रेड बास्केट? समशीतोष्ण प्राकृतिक प्रदेश को ब्रेड बास्केट। किस घास प्रदेश को कहते हैं? प्रेरीज घास प्रदेश को। किस देश को ब्रेड बास्केट कहते हैं? तो यूक्रेन को। जैसे भी पूछे आंसर सब। आगे बताओ, एक रोग और बताया मैंने आपको, बिंच टॉप। बिंच टॉप और एक पनामा, ये दोनों रोग किससे संबंधित है? ये केले से संबंधित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है केले का? केरल। भारत का राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। और भारत में केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केला नारियल वाली बताओ, नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोझिकोड, कासरगोड नामक स्थान पर। और केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो त्रिची। त्रिची कहाँ पड़ता है? केरल। बताओ एक बार कि नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोझिकोड। और केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? त्रिची। त्रिची में किस भारत में किस मुगल शासक ने शुरुआत की मुगल चित्रकला शैली की? हुमायूं। जब एग्जामिनर पूछे कि भारत में किसे चित्रकला का पारखी कहा जाता है, तब क्या लगाओगे आंसर? चित्रकला का पारखी किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को। चित्रकला का पारखी जहांगीर। निर्माताओं का राजकुमार किसको बोलते हैं? शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार। और मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को कहा जाता है। वही विरोधाभास, मतलब मन में सोचता कुछ था, सोचता था अच्छा होगा लेकिन उसके विपरीत होता था। विरोधाभास, विरोधाभासों का मिश्रण भी किसे कहा जाता है? एमबीटी को। और भी तो रक्त पिपासु भी किसको कहते हैं? एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। बताओ कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति के द्वारा अद्धा, विक और संसवनी नामक सिक्के चलवाए गए थे? अद्धा, विक व संसवनी सिक्के किसने चलवाए? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। अद्धा, विक और संसवनी। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया? इल्तुतमिश। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश द्वारा चलवाए गए जो सिक्के थे वो थे टंका व जीतल। टंका चांदी का सिक्का था और जीतल सोने का सिक्का था। जीतल, सॉरी सोना नहीं, तांबा। सोना इन्होंने नहीं, ये सोने के जो सिक्के थे वो था रूपक और दीनार। दीनार सोने का सिक्का था और रूपक चांदी का सिक्का था। ये जो सिक्के प्रचलन में आए ये आए थे गुप्त काल में। ये गुप्त काल के सिक्के थे। गुप्त काल में चांदी का जो सिक्का चला था वो चलवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों पर विजय प्राप्त की थी तो शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कौन से सिक्के का प्रचलन किया? चांदी का सिक्का चलवाया था उसने।
बताओ कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने एक लड़ाई को जीतने के पश्चात अफगान में एक चांदी का रुपया बंटवाया था? बाबर। बाबर। कौन सी लड़ाई? 1526 की पानीपत की लड़ाई। जब उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की तो अफगान में एक एक चांदी का रुपया बंटवाया था। दीनार सोने का, रूपक चांदी का। ये सिक्के किस काल में चले? गुप्त काल में। गुप्त काल में एक मुद्रा प्रचलन में आई थी, पैगोडा। पैगोडा मुद्रा किस काल में प्रचलन में थी? विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य में प्रचलन में। और कुछ अलग से सिक्के चले, जैसे शाहरुख नामक सिक्का। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया था? याद हो आपको, पिछले दिनों बहुत पढ़ा है, बाबर। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया? बाबर ने चलवाया था, बाबर ने। और एक सिक्का और पढ़ाया मैंने आपको, जलाल नामक सिक्का किसने चलवाया? रुपया बता दो, रुपया। शाहजहां ने चलवाया रुपया? तो तुमने चलवाया रुपया? शेरशाह सूरी ने नहीं चलाया था क्या? शेरशाह सूरी, शेरशाह ने चलवाया रुपया सिक्का। और बताओ, जलाल नामक सिक्का? जलाल नामक सिक्का अकबर ने चलवाया। निसार? जहांगीर। और आना? शाहजहां। आना नामक सिक्का चलवाया शाहजहां ने। क्या बोलते हैं शाहजहां को? निर्माताओं का राजकुमार। निर्माताओं का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो शाहजहां को कहते हैं। बताओ, मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा, उस मुद्रा को क्या कहा गया था? पर्ण। पूछेगा एग्जामिनर कि मौर्य काल में पर्ण मुद्रा किस काल में प्रचलन में थी? तो मौर्य काल में पर्ण, पर्ण कहते थे मौर्य काल में, मौर्य काल में। इसके अतिरिक्त और पूछता है कि पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था, पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलन में आए? पंचमार्क सिक्के, बेहतरीन सवाल है। पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलन में आए? तो मौर्य काल में। पंचमार्क नामक सिक्के, पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलन में आए? मौर्य काल में प्रचलन में आए। और पूछता है कि आहत सिक्का, ये कब प्रचलन में आया? बताओ जरा, आहत सिक्का किस काल में प्रचलन में आया? दो ऑप्शन दे। वैदिक काल में, वैदिक काल में वैदिक काल में प्रचलन में आया, या फिर उसमें आर्य, उसमें हड़प्पा काल में। ये सिक्का किस काल में प्रचलन में आया? अंधेरा सा हो गया, किस काल में? आहत सिक्का किस काल में प्रचलन में आया था? ये आया आहत सिक्का वैदिक काल में। जबकि दूसरा सिक्का कौन सा? जब पूछे कि हड़प्पा काल के लोगों की मुद्रा किसकी बनी होती थी, उनके सिक्के किसके बने होते थे? तो सैलकड़ी के। हड़प्पा कालीन लोगों के जो सिक्के थे वो किसके बने थे? सैलकड़ी के। एक और बताओ, कौन सा वो प्राचीन शासक था जिस प्राचीन शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। किस शासक को सिक्कों पर? आसान सा सवाल है, समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया किस शासक को? आप याद रखो, ये जो इकोनॉमी होती है धन से संबंधित, वो किस भी एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण सिक्के हैं। एक और आता है, दाम नामक सिक्का किसने चलवाया था? दाम, बताओ। अकबर ने। हाँ बताओ, और क्या किसने चलवाया? दाम। और कोई सा? जलाल। ये सिक्का भी किसने चलवाया? अकबर के द्वारा चलवाया गया था। एक बार बताएंगे। आहत सिक्का वैदिक काल में प्रचलन में आया, पंचमार्क सिक्के मौर्य काल में, और मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को कहा गया पर्ण। मनियारों का राजकुमार किसे कहा गया? एमबीटी को। और इसने भी तो कोई सिक्का चलवाया था, चमड़े का सिक्का। याद करो बातें। इसने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलवाई।
सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी? एमबीटी ने चलवाई। सांकेतिक मुद्रा समझते हो क्या होती है? सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है आप मुझे समझाओ जरा। सांकेतिक मुद्रा भाई जो एमबीटी ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके समय में जो चांदी के सिक्के चला करते थे, तो आपने देखा कि जो चांदी होती है, ये जो आभूषण होते हैं, जब उनको ज्यादा यूज करते हैं तो वो घिस जाते हैं, घिस जाते हैं। तो जो सिक्का 12 ग्राम 15 ग्राम का ढाल करके भेजा जाता था टकसाल में, जब वो दोबारा से आता तो 12 ग्राम का सिक्का 10 ग्राम का बचता, और जो 15 ग्राम का सिक्का वो 12 ग्राम का बचता, वो घिस जाते थे। इसने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे साम्राज्य का तो सारा सोना समाप्त हो जाएगा। इसने दिमाग लगाया, दिमाग, क्या दिमाग लगाया? इसने कहा कि भाई जो चांदी का सिक्का है वो चांदी का सिक्का तो हो गया बंद, अब वो जो तांबे का सिक्का था, उस तांबे के सिक्के की वैल्यू चांदी के सिक्के के बराबर रहेगी। ऐसे मान लो कि जो तांबे का सिक्का था वो उसकी वैल्यू तांबे के बराबर नहीं है, कितनी किसकी वैल्यू हो गई? चांदी के सिक्के के बराबर तांबे की वैल्यू हो गई। और उससे नीचे कांसे का सिक्का, उससे नीचे चमड़े का सिक्का, मतलब एक एक वैल्यू बढ़ा दी सारे सिक्कों के, सबसे ऊपर वाला हटाई दिया। इसको कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। दूसरे तरीके से समझो, सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिस मुद्रा का द्रव्य तो कम हो और मूल्य ज्यादा हो, अर्थात जिस मुद्रा का मूल्य उसके द्रव्य की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। कैसे? 2000 का नोट है, उस 2000 के नोट में जो कागज लगा हुआ है वो 98 का लगा हुआ, लेकिन उसकी कीमत कितनी है? 2000। द्रव्य कितने का? 98 का। कीमत कितनी? 2000 की। द्रव्य है ना कागज। दोबारा से सुनो क्या बोला था परिभाषा में। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जिस मुद्रा का मूल्य उसके द्रव्य की तुलना में बहुत ज्यादा होता है ना। एमबीटी ने भी तो यही किया भाई, चांदी का सिक्का हटा दिया और तांबे की वैल्यू चांदी के बराबर कर दी। बताओ, तांबे की वैल्यू चांदी के बराबर करती। तो सांकेतिक मुद्रा भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाई? एमबीटी ने चलवाई सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा चलवाई एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई। लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। जब इसने टकसाला में सिक्कों को ढाल करके भेजा ना जनता में प्रचलन के लिए, उन सिक्कों पर कुछ भी छपा हुआ नहीं था। तब क्या हुआ? जो मोची था, जो लोहार था, जो बर्तन बनाने वाला था, वो सब ने क्या कार्य किया? उनके घर में जो भी बर्तन थे तांबे के, कांसे के, उन सबको काट 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 करके सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इतने सारे सिक्के बना लिए, फायदा उठाया क्योंकि कुछ छपा हुआ तो है नहीं। चाहे टकसाल में बन के आओ कि घर बना लो, कोई अंतर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सब ने बना लिए। जब सबने सिक्के घर पर बना लिए तो अव्यवस्था फैल गई। उन सिक्कों को लेकर के एक व्यक्ति दूसरे के पास जाता है कि लो सामान दे दो, कोई देगा? अगर माना जो व्यक्ति था बर्तन बनाने वाला व्यक्ति या जो चमड़े का सामान बनाने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपने सामान को सिक्के बना करके, चमड़े के सिक्के बनाए उसने, और सिक्के लेकर के, पहले जूते चप्पल बनाता था, अब क्या बना लिया उसने? सिक्के बना लिए। चमड़े के सिक्के चलवाए देना, उन पर कुछ छपा हुआ नहीं था। लेकर के बर्तन बनाने के पास गया, लो बर्तन दे दो। बर्तन वाला क्यों देगा? उसके जो भी स्टील थी, जो भी उसके तांबा कांसा था, उसने उसके सिक्के बना लिए। इन सिक्कों के बदले क्यों देगा? तो अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। तब कहा एमबीटी ने कि एक काम करो, जो सिक्के हैं वो दरबार में जमा कर दो और इनके बदले पहले वाले सिक्के लेकर के जाओ। अब क्या था, लोग घर पर सिक्के बना रहे हैं, लाओ हमें भी दे दो दूसरा सिक्का, घर पर बना कर, तो सारा सोना उसका वैसे व्यर्थ हो गया था। तभी तो कहा कि डिसीजन ऐसे लेता था कि सोचता था अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, सोचा तो सही था, लेकिन गलती हो जाती थी ना। कहीं दिल्ली राजधानी ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद। भाई जब शासक बना, कब बना था शासक? एमबीटी वर्ष 1326 में, और 1326 से लेकर रहा था 1351 ईस्वी तक। तो 1326 में राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। उसके पश्चात 1337 ईस्वी में राजधानी फिर वापस ले आया था। पगला शासक कहा गया इसको, खराचल अभियान। अद्धा विक और संचमनी सिक्के किसने चलवाए? एफएसटी ने। टंका और जीतल सिक्के इल्तुतमिश, ये चलवाए इल्तुतमिश ने। बताओ जरा कि ये जो इल्तुतमिश द्वारा चलवाए गए सिक्के थे, टंका किस धातु का बना था? चांदी का। और जीतल बना हुआ था तांबे का। दीनार और रूपक सिक्के किस काल में प्रचलन में आए? गुप्त काल में। गुप्त काल में, गुप्त काल में ये सिक्के प्रचलन में आए। दीनार सोने का, रूपक चांदी का। पैगोडा विजयनगर साम्राज्य।
विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया? बाबर ने। रुपया चलवाया शेर शाह सूरी ने। जलाल नामक सिक्का अकबर। निसार जहांगीर। आना शाहजहां। दाम अकबर। आप मुझे बताओ कि सिक्कों पर तारीख लिखवाने की शुरुआत किसने की थी? सिक्कों पर तारीख लिखवाने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर तारीख लिखवाने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और कौन सा वो मुगल शासक था जिस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? गलत बातें हैं। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। उसने कहा कि कलमा पवित्र होता है और सिक्का तो गंदे हाथों में भी जाता है, इससे वो है पवित्र हो जाता है। किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? जल्दी बताओ। समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए ना कविराज कहा गया समुद्रगुप्त को। कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया। और क्या कहा गया कविराज को? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। अभी चर्चा करेंगे, पहले इसको रफ कराइएगा। बताओ आहत सिक्का किस काल में प्रचलन में आया? वैदिक काल में। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में। पर्ण मौर्य काल। सांकेतिक मुद्रा एमबीटी ने चलवाई। आधाविक संशमनी सिक्के एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। टंका और जीतल इल्तुतमिश। दिनार और रूपक गुप्त काल। पैगोडा विजयनगर साम्राज्य। शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने। रुपया शेर शाह सूरी। जलाल नामक सिक्का अकबर। दाम नामक सिक्का अकबर। निसार जहांगीर। और आना नामक सिक्का शाहजहां। आना नामक सिक्का किसने चलवाया? शाहजहां के द्वारा आना नामक सिक्का। बताओ कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने कहा कि फ्रांस में रूसो न होता तो क्रांति ना होती? नेपोलियन बोनापार्ट। लेनिन बता रहे हो। नेपोलियन। 3 कथन एग्जामिनर इसके पूछता है। किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में जन्मा था। फ्रांस के गोरसिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। किस द्वीप पर? गोरसिका द्वीप पर। और इसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। एक युद्ध इसने ऐसा लड़ा वर्ष 1815 ईस्वी को, जिसको कहा गया वाटरलू की लड़ाई। और वाटरलू की लड़ाई में ड्यूक नाम के व्यक्ति ने नेपोलियन को धो दिया, इसको हरा दिया। और पूछता है किसको कहां निर्वासित कर दिया गया? इसने कहां फिर शरण ली जाकर के? किस द्वीप पर इसने जाकर के शरण ली? सेंट हेलेना द्वीप पर। किस द्वीप पर रहता था? गोरसिका द्वीप पर। और फिर कहां शरण ली इसने? सेंट हेलेना द्वीप पर शरण ली थी। एक सवाल और पूछता है एग्जामिनर कि जब 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके पश्चात जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, तो सिराजुद्दौला ने कहां शरण ली थी? फुल्टा द्वीप पर। उसने फुल्टा द्वीप पर उसने शरण ली थी। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सेंट हेलेना द्वीप पर शरण ली थी। और क्या कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने? असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। जिस पर भी आक्रमण कर दिया ना, जीतता ही जीतता था, वो तो हार ही गया एक युद्ध को। जैसे सिकंदर महान कभी हारा नहीं था युद्ध को, ये भी ऐसा ही था। उसी प्रकार से और कहा था इसने इंग्लैंड को बनियों का देश। 2 कथन हो गए। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है, इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। और तीसरा, फ्रांस में तो था ही, फ्रांस का तो जन्म ही था, फ्रांस की क्रांति का जनक था रूसो। और फ्रांस में यदि कोई फ्रांस में रूसो न होता तो क्रांति ना होती, ऐसा भी किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। इसकी कहानी समाप्त हो गई। उसी से कंपेयर करते हुए एक इतिहासकार था B.A. स्मिथ, यानी B.S. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ। इस विंसेंट स्मिथ ने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और विंसेंट स्मिथ ने तो एक बात और भी कही थी, भारत में अनेकता में एकता, एकता में अनेकता है। ऐसा भी किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने। बताओ अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा? बदायूनी। अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा? बदायूनी ने कहा अकबर को इस्लाम का शत्रु। एक पुस्तक का नाम ले बताएंगे आप, तबाकात नासरी। तबाकात ए नासरी। इस पुस्तक की रचना किसने की? इसकी रचना की मिन्हास उस सिराज ने। अब एग्जामिनर का सवाल सुनिएगा। ऐसे पूछा गया कि तबाकात ए नासरी पुस्तक का लेखक मिन्हास उस सिराज
किसके दरबार में रहता था या उसने किसके समय में प्रसिद्धि पाई थी? तो इल्तुतमिश। मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज, इसने किसके समय में प्रसिद्धि पाई? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के समय में इसने प्रसिद्धि पाई। ये दो सवाल और बेहतरीन एग्जामिनर पूछता है, दो पुस्तकें और, एक तो रस गंगाधर, रस गंगाधर और गंगा लहरी। रस गंगाधर और गंगा लहरी, ये दो पुस्तकें किसने लिखी? ये दो पुस्तकें लिखी पंडित जगन्नाथ ने, पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। अब पूछेगा कि ये किसका दरबारी कवि था, ये किसके दरबार में रहता था? तो शाहजहां के। ये किसके दरबार में रहता था? शाहजहां के दरबार में रहता था, शाहजहां के। और भी पूछता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? तो आंसर जयदेव ने, जयदेव ने की। और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। ये किसके दरबार में रहता था? ये किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहता था। लखनऊ को किसने बसाया? लक्ष्मण सेन ने। एक पुस्तक और पूछता है एग्जामिनर, आपसे पूछेगा पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इसका भी सवाल एग्जामिनर आपसे बहुत पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके दरबार में रहते हुए की थी? बताओ आंसर। शेर शाह सूरी, साहित्य लहरी वो इसी से ही थी। गंगा लहरी, रस गंगाधर, साहित्य लहरी पंडित जगन्नाथ की पुस्तकें हैं। किसके समय में लिखी गई? शाहजहां के समय में लिखी गई, शाहजहां के समय। हो गया। पद्मावत पर तो पूरी फिल्म भी बन चुकी है, पद्मावत पर तो फिल्म बन चुकी है। मिन्हास सिराज, सिराज के बारे में बता दो कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। और पूर्व का सिराज कहा जाने वाला जौनपुर को किसने बसाया था? बताओ, जौनपुर को किसने बसाया था? जोना खां। जोना खां किसका नाम था? एमबीटी का। क्या उसने बसाया? गलत बातें बता रहे हो। उसको रफ करते हैं, लिखा गया होगा। बताओ, तबाकाते नासरी पुस्तक का लेखक कौन था? मिन्हास उस सिराज। और किसके समय में इसने ये पुस्तक लिखी थी? इल्तुतमिश के समय में ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट, रस गंगाधर और गंगा लहरी पुस्तक का लेखक पंडित जगन्नाथ। किसके समय में ये पुस्तक लिखी इसने? शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में ये लिखी थी। और लक्ष्मण सेन के समय में था जयदेव, उसने कौन सी लिखी? गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक का लेखक जयदेव। किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। सेन वंश का प्रतापी शासक लक्ष्मण सेन था। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और पद्मावत का रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में रहता था? शेर शाह सूरी के, शेर शाह सूरी के। मैंने क्या पूछा था आपसे? मैंने पूछा था कि जौनपुर को किसने बसाया था? जौनपुर को किसने बसाया? जौनपुर को, जौनपुर को किसने बसाया? भारत में उसने बसाया जौनपुर को जिसने भारत में सबसे ज्यादा शहर बसाए। किसने बसाए सबसे ज्यादा शहर? किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा शहर बसाए? किसने? FST बोले तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर बसाए? जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, और एक ऑप्शन में आपको देगा तुगलकाबाद। क्या तुगलकाबाद को इसने बसाया था? नहीं। जो तुगलकाबाद था, तुगलकाबाद को किसने बसाया था? GST ने। तुगलकाबाद
जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, एक शहर और था इसका, उसको भी लिख लेंगे, फतेहाबाद। फतेहाबाद, इन 4 शहरों को बसाया किसने? और भी थे वैसे, फेमस वाले तो यही हैं। भारत में सबसे पहले नगर बसाने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, GST, उसके द्वारा बसाया गया नगर था तुगलकाबाद। और भारत में सबसे ज्यादा नगर बसाने वाला सुल्तान था FST, उसके द्वारा जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद बसाए गए। इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आया था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और MBT का मूल नाम था जोना खां। जोना खां किसका मूल नाम था? MBT का। और उसका उत्तराधिकारी था फिरोज शाह तुगलक। तो जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने जोना खां की याद में बसाया। और जोना खां कौन? MBT। MBT का मूल नाम, ये कहानी हो गई बस। जोना खां, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चर्चा करते हैं। अगला सवाल लिखेंगे, लिखिए, जब ऐसे बताऊं आप कि जो अमीबा है, अमीबा एक छोटा सा जीव होता है, जल के अंदर पाया जाता है ना, उसमें पैर होते नहीं, हाथ होता, एक कोशिकीय जीव है। वो कैसे? तो आप मुझे बताओ वो चलता कैसे है, पानी में गति कैसे करता है, उसका प्रचलन अंग क्या कहलाता है? एग्जामिनर का सवाल वही होगा कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है। 3 शब्द देकर के एग्जामिनर आपसे पूछता है। एक तो पूछेगा अमीबा का प्रचलन अंग, अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है। एक पूछेगा स्पंज, स्पंज का प्रचलन अंग क्या कहलाता है। और एक पूछता है हाइड्रा, हाइड्रा एक ऐसा जीव जिसमें रक्त नहीं पाया जाता परंतु श्वसन क्रिया करता है। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। और अमीबा का प्रचलन अंग कहलाता है कूटपाद, कूटपाद। स्पंज का कहलाता है नालपाद और हाइड्रा का कहलाता है टेंटेकल्स। जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जाओगे उसमें साइंस अच्छी खासी आएगी, उसमें ये सवाल पूछे जाने के पूरे चांस रहते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद, स्पंज का नालपाद और हाइड्रा का टेंटेकल्स, ये प्रचलन अंग है। जैसे मनुष्य का प्रचलन अंग है पैर, किससे चलता है? पैरों से चलता है मनुष्य, तो उस मनुष्य का प्रचलन अंग हो जाएगा। ठीक, आगे है नेक्स्ट। बताओ कौन सा वो शासक था जिस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि किसने धारण की? महाराज की उपाधि किसने धारण की? रफ करें इसको तो बताओ। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद, अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद। स्पंज का नालपाद, स्पंज का नालपाद। और हाइड्रा का प्रचलन अंग कहलाता है टेंटेकल्स। मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था महाराज के, महाराजाधिराज पूछा था, महाराज। चलो जो भी पूछा था आप देख लेना। महाराज, महाराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम, उसने श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। और कौन से की? दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, इसने धारण की महाराजाधिराज, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद अगला जो शासक आया वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, उसने कविराज, कविराज, और उसी ने उपाधि धारण की थी लिच्छवी दोहित्र की। क्यों? कि याद करो कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह था वो लिच्छवी नरेश चेटक, लिच्छवी नरेश की, लिच्छवी घराने से हुआ था। और किससे हुआ था? कुमार देवी से। और ये कुमार देवी से उत्पन्न था, जो लिच्छवी घराने से। और दोहित्र कहा इसने, लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र का मतलब होता है देवता, लिच्छवी का देवता दोहित्र। किसने कहा लिच्छवी दोहित्र? समुद्रगुप्त ने, लिच्छवी दोहित्र।
लिच्छवी दोहित्र। और B.A. स्मिथ ने इसको क्या कहा? उसने कहा भारत का नेपोलियन। उसने कहा इसको भारत का नेपोलियन। इसका दरबारी कवि था हरिसेन। पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। समुद्रगुप्त। इसके बाद अगला शासक आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने उपाधि धारण की विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की। इसने उपाधि धारण की एक राड। इसने उपाधि धारण की परम भागवत। इसने उपाधि धारण की देवराज। ये इसकी उपाधियां थी। ठीक है। हाँ, इसके समय में नवरत्न रहते थे। नवरत्न कालिदास, वराहमिर, आर्यभट्ट और एक धनवंतरी और व्यक्ति थे। 4 फेमस व्यक्ति मैंने बोल दिए। ऐसे पूछ ले कि कौन सा व्यक्ति था जो एक महान गणितज्ञ भी था, एक महान दार्शनिक भी था और एक महान खगोलज्ञ भी था, तो वराहमिर। बृहद सिद्धांतिका और पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसने लिखी? वराहमिर ने। इसके समय महान दरबारी कवि था कालिदास। कालिदास ने कौन सी लिखी? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, मृच्छकटिकम। इस मृच्छकसूत्र की एक और रह गई कोई सी, कौन सी होगी? कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, चौथी और होगी, वो इसकी पुस्तक थी। आगे और कौन बताया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की? शून्य। और कौन सी पुस्तक लिखी आर्यभट्ट ने? सूर्य सिद्धांत। का लेखक कौन था? आर्यभट्ट। इसके बाद जो अगला शासक आया, अगला शासक, वैसे इसके बीच में एक और आ गया था रामगुप्त। उसका कुछ पढ़ता ही नहीं, एग्जाम पूछता नहीं, वो अज्ञ शासक था, उसका कुछ नहीं पूछेगा। फिर आया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इसने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन इसकी एक विशेषता पूछता है कि इसने हूणों को परास्त किया था। हूणों को परास्त किया था स्कंदगुप्त ने। और इसके बाद आया भी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इसने उपाधि धारण की और इसकी जो उपाधि थी वो थी महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय, द्वितीय लिख दें ऐसे ही, महेंद्र द्वितीय की उपाधि इसने धारण की। इसकी विशेषता थी कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। वहाँ किस धर्म की शाखा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं थी, बल्कि 3 हो गई आगे चलकर, हीनयान, महायान और व्रजयान। इसमें महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दोनों में आग लगवा दी थी। और इसके बाद आया भानुगुप्त। भानुगुप्त ने कोई उपाधि तो धारण नहीं की थी, लेकिन भानुगुप्त का एक अभिलेख था, ऐरण अभिलेख। उस ऐरण अभिलेख की रचना इसने कराई। और वो अभिलेख ये है कि इस अभिलेख में प्रथम बार किसका जिक्र मिलता है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से भारत में सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी प्राप्त। ये क्रम हो गया। श्रीगुप्त संस्थापक है गुप्त वंश का। गुप्त वंश के लोगों की भाषा संस्कृत बोलते थे भाई। कुमार संभव, मृच्छकटिकम, ये मृच्छकटिकम बोल रहा है, ये सारी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो संस्कृत इन लोगों की भाषा थी। इन लोगों का राजकीय पक्षी था गरुण। गुप्त वंश के लोगों का राजकीय पक्षी क्या था? गरुण। आपको याद हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया, मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में है। और वहां जो मेहरौली में लोहे स्तंभ है 1650 साल हो गए हैं उसको, लेकिन उस पर जंग नहीं आया है। एक पोल है लोहे का और उस पर उनका राजकीय पक्षी लगा होता था जिसका नाम था गरुण। पहले मोर था, मोर के बाद क्या बनाया गया? गरुण। आपको गरुण ही आंसर लगाना है। इनका राजकीय पक्षी क्या था? गरुण। 2 सवाल हो गए। आगे पूछेगा कि गुप्त वंश के लोगों का धर्म क्या था, वो किस धर्म को मानते? तो वैष्णव। याद करो, चोल शैव धर्म को मानते थे,
वहां शिव की प्रतिमा हुई थी, नटराज की प्रतिमा, नटराज शिव का पर्यायवाची, ऐसे याद रखोगे। और गुप्त वंश के लोगों का धर्म क्या था? वैष्णव। विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं, शिव की उपासना करने वालों को शैव कहते हैं। एग्जामिनर पूछता है आपसे कि अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अशोक पहले किसका उपासक था? तो शिव का, शैव धर्म को मानता था अशोक पहले। सारे सवाल एग्जामिनर में से पूछेगा, बताइए। श्रीगुप्त ने उपाधि धारण की महाराज की। यह गुप्त वंश का संस्थापक था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके बाद आया समुद्रगुप्त, इसका दरबारी कवि हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, कविराज, लिच्छवी दोहित्र और भारत का नेपोलियन इस व्यक्ति को कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि, एकराडी की उपाधि, परम भागवत और देवराज। इसके समय में रहते थे नवरत्न, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और धन्वंतरी। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। स्कंदगुप्त आया, भारत के ऋणों से रक्षा का श्रेय किसे जाता है? तो स्कंदगुप्त को। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्र द्वितीय, और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और बौद्ध धर्म में से भी किस शाखा की शिक्षा दी जाती थी? महायान शाखा की। भानुगुप्त का अभिलेख है एरण अभिलेख, इसी को कहते थे भानुगुप्त या विष्णुगुप्त। यह अंतिम शासक था और एरण अभिलेख से भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो।